नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है दतकट्टी। ऐसा लग रहा था कि हवा और पानी दोनों ही कहीं फंस गए हों। दोनों के बिना मानुष बेहाल हो रहा था। उमस इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। और इस पर स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन फिर से 4 घंटे लेट हो गई। मैं इस बार अकेली ही यात्रा कर रही थी और तुरंत लौटने का भी प्लान था, तो सामान ज्यादा नहीं था। ये राहत की बात थी, एक हैंडबैग और सिर्फ एक छोटी ट्रॉली। फिर भी 4 घंटे बिताने थे। चलो भाई, वेटिंग रूम चलें। ठंडी सांस भरते हुए खुद से खुद को आदेश देकर मैंने अपनी ट्रॉली को वेटिंग रूम की तरफ धकेला। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम था तो दशा अच्छी ही थी। जैसे ही अंदर गई, अपनी जगह खोजने से पहले एक स्त्री पर नजर रुक गई। मेरी ही हम उम्र लग रही थी। साड़ी का रंग तनिक चटक था, पर फैब्रिक अच्छी लग रही थी। वो कुर्सी पर दोनों पैर चढ़ाए हुए थी। अपने दोनों पैरों को खोलकर दोनों घुटनों को आपस में सटा रखा था। उन सटे हुए घुटनों पर एक हाथ को लिटा रखा था और दूसरे हाथ की उंगलियां गाल पर थी। खूब तेल लगे हुए बाल के बीच में बड़ी सी मांग निकली थी, जिस पर केसरिया रंग का लठवा सिंदूर लगा था। कमर से थोड़े ऊपर तक के लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी, जो आधी के बाद बस एक उंगली के बराबर ही मोटी होगी, पर चोटी पूरी गुथी हुई थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियां थी। एक मॉडर्न सी लड़की उससे थोड़ी अलग बैठी थी और एक कोने में लगभग 50 साल का आदमी था, जिसकी दाढ़ी थोड़ी बेतरतीब थी और पेट भी निकला था। आंखों पर चश्मा लगाए मोबाइल देख रहा था, पर आश्चर्य हुआ उनको देखकर कि उन्होंने ईयरफोन लगा रखा था। उनकी वेशभूषा और ईयरफोन का लगाना थोड़ा मिसमैच था। मोबाइल और इंटरनेट के इस काल में मोबाइल देखने वाले लोगों को ईयरफोन लगाने की ना सुध रहती है और ना वो आवश्यकता ही समझते हैं। हालांकि मैं किसी को जज तो नहीं करती, पर फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में ऐसी वेशभूषा पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, मुझे क्या, इतना ध्यान क्यों देना। मुझे जगह मिल गई। अपनी ट्रॉली और हैंडबैग लिए पहले मैं वॉशरूम गई। लौटी तो एक जगह खाली मिल गई। आराम से बैठी और ट्रॉली खोली। समय बिताने के लिए किताब निकाल ली। किताब हाथ में लेती ली, पर लेकिन फिर से मेरी नजर उस स्त्री पर टिक गई। लगा कि इन्हें तो जानती हूं, पर कहां कैसे कुछ याद नहीं आ रहा था। किताब खोल लिया, पर मन इस जिद पर अड़ा था कि पहले याद करो वो स्त्री है कौन। मन की बात मानकर उस स्त्री की तरफ एकदम गौर से देखने लगी। गांव के जीवन से मेरे जड़ गहरे जुड़े हैं। वहीं से कोई है, पर कौन है। और अचानक से मैंने खुद ही अपनी पीठ ठोक ली। रिमझिम। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन हल्की भी नहीं थी। उनका ध्यान खींचने के लिए तो काफी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा, गाल पर हाथ टिकाए सोचने वाली मुद्रा में कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर वो हंसी और उनकी मुस्कान उनके दोनों कानों को छू रही थी। बिन्नू। हाँ, रिमझिम दीदी। वो उस पल का रोमांच कैसा था, ये बयां करना कठिन है। हम दोनों ही झूम उठे थे। मैं एकदम से उनके गले लग गई और बदले में उधर से भी बराबर गर्माहट पाई। वो बोली, ए बिन्नू, हम सोचे नहीं थे तुमको कभी देखेंगे। ओह, यहाँ आई, बता, तुम हमको दीदी कब से कहने लगी। हाँ, वो दीदी अब बड़े हो गए हैं ना, तो जानते हैं कि आप हमसे 1 साल बड़ी हैं, तो खाली नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। हम भी नहीं सोचे थे कि आपसे मिल पाएंगे, लेकिन देखिए ना, दुनिया गोल है। हाँ रे बिन्नी। रिमझिम दीदी की आंखें भर आई थी। मैं भी इमोशनल हो रही थी, पर आंसू आने जितना नहीं थी। मुझे उनकी सरलता पर प्यार आ गया। एकदम से बाहों में भर लिया।
और फिर उनके तरफ से सवालों की बौछार हो गई। कहाँ रहती है बिन्नू? कितने बच्चे हैं? पति क्या करते हैं? तुम क्या करती हो? तुम भी तो कुछ न कुछ करती ही होगी, इतनी तेज थी तुम पढ़ने में। मैंने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, कितना सवाल एक के बार में पूछ लिए। हाँ तो बता ना बिन्नू, कितना मन था तुमको देखने का। अब तो तुम्हारे माँ पापा भी गांव छोड़ दिए, तो तुम काहे आओगी वो गांव? लेकिन तुम वहीं पैदा हुई हो, वहीं के माटी में लड़ाई हो, भूली तो नहीं होगी ना? ना दीदी, वो कैसे भूल सकती हूँ? आप बताइए ना, आपका बच्चा सब तो बड़ा बड़ा होगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रे, 2 बेटा है, एगो डॉक्टर, एगो छुटका अभी इंजीनियरिंग में आखिरी साल में पढ़ रहा है। तू बता ना बिन्नू। दीदी, मेरा बेटा भी अभी 10 साल का है, 5वीं में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, बैठ, कुछ खाएगी? घर से निमकी बना कर लाए थे साथ में, रुको निकालते हैं। वो अपना बैग खोलने लगी और उनकी इस बात ने मुझे आंसू लाने की हद तक भावुक कर दिया। ऐसा लगा जैसे बचपन की वही रिमझिम है, जिसके घर में ज्यादातर रूखा सूखा बनता था, पर जब कभी अच्छा बनता तो मेरे लिए जरूर मेरे घर भिजवाया जाता। हम दोनों की घर वालों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क था, पर बचपन इन सब फर्क से परे होता है। मुझसे बस 1 साल बड़ी रिमझिम दीदी, जिसे बचपन में मैंने कभी दीदी नहीं कहा, हरदम रिमझिम ही कहा, और झगड़ा होने पर तो री माँ जी माँ। मेरी आंखों में आंसू देख वो हंस पड़ी। भक बकलोल, इतनी सी बात पे कोई रोता है? तुमको तो हमने घर का खाना हरदम पसीन था। बचपन की याद उनकी माँ और उनकी मासूमियत को देख अब मेरा मन खुलकर रोने को कर रहा था। रोक लिया था मन को, पर आंसू नहीं रुके। इले खा। वो तब तक अपने डफल बैग से निमकी निकाल कर मेरे हाथ पर रख चुकी थी। मैंने खाते हुए हल्की आवाज में पूछा, दीदी अब मेहमान? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूछूं, अपने प्रश्न को कैसे रखूं कि वो केयर लगे, उपहास नहीं। पर वो समझ गई। वो ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, सब ठीक है बिन्नू, जीवन तो अब समझो कट ही गया। उन्होंने अपने दोनों गालों पर जोर डालते हुए होठों को थोड़ा सिकोड़ कर कहा, अरे दीदी, अभी सिर्फ 41 की हुई हो, काहे खुद को बुढ़िया बना रही हो? आप बुढ़िया बन जाओगे तो हमको भी बनना पड़ेगा, हम नहीं बनेंगे अभी बुढ़िया। हम दोनों ही खूब खुलकर हंसे। अब मेरा ध्यान गया कि कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देखने वाला आदमी कभी कभी हमारी तरफ नजर मार रहा था। खैर, इतना तो करता ही। मुझे लगा कि समय के साथ शायद सब ठीक हो गया होगा। माँ से बात करते हुए कभी कभी रिमझिम दीदी के बारे में पूछती तो माँ कहती कि उसके दोनों बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं और उसके ससुराल से कोई खास खबर नहीं आती। माँ ने बताया था कि एक बार छुट्टियों में जब वो गांव आई थी तो रिमझिम दीदी आई थी। सब ठीक ही लग रहा था। रिमझिम खुश लग रही थी। शायद समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। रिमझिम दीदी बोली, समय के साथ न बिन्नू, अपना दिक्कत के साथ जीने का आदत हो जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ 16 साल की थी रिमझिम दीदी जब शादी हुई थी, क्योंकि एक अमीर परिवार का लड़का मिल गया था। हालांकि सब कहते थे कि वो पंचायती लड़का है। पंचायती मतलब उस पर पंचायत बैठी थी। मुझे याद आ गया कि कैसे दीदी के ब्याह में मैंने उनसे पूछा था कि पंचायती लड़का क्या होता है। दीदी ने गर्वीले भाव से कहा था, अरे कुछ न, हमरा ब्याह इतने बड़े घर में हो रहा है ना तो लोग सब जलते हैं, कुछो से कुछ अफवाह उड़ाते हैं, सब झूठ है, खूब पैसा है हमरे सासुर में। दीदी का ब्याह हो गया और चर्चा खत्म हो गई। लड़की के ब्याह और किसी के अंतिम संस्कार में फर्क तो होता है, पर बहुत कम। फर्क बस यही होता है कि तीज त्योहार में मायके वाले याद करते हैं, बेटी कभी आई कभी नहीं। अगर नहीं आ पाई तो कोई जिद नहीं, कोई दुख नहीं।
रिमझिम दीदी के साथ क्या ही नया होता। जब भी मायके आती रेशमी साड़ी और गहनों की चमक में दीदी के चेहरे पर शायद ही किसी की नजर जाती होगी। माता पिता की आंखों में तो इतना गर्व का भाव था कि उन्हें क्या ही दिखता होगा। मुझे याद आया एक बार रिमझिम दीदी की माँ डुमरिया वाली काकी मिली थी गांव में। मुझे देखते ही बोली, ए बिन्नू कितना पढ़ोगी, अब ब्याह का उम्र हो गया है, देखो रिमझिम को रानी बन गई है। उस वक्त के उनके चेहरे के भाव और आंखों की चमक मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मैंने फिर पूछा, अच्छा दीदी एक बात बताइए, अभी भी दांत काटते हैं क्या आप? पूछते हुए मैंने अपनी कलाई सहलाई जहां उनके दांतों के निशान अभी भी थे। दीदी हंस पड़ी और मैं भी। वो बोली, सच में रे बिन्नू कितना जंगली थे हम, तुमको भी तो बड़ी जोर से काटा था। मैंने फिर पूछा, अच्छा वो छोड़ो दीदी, ये बताओ आप दांत काटती काहे थी? ये सुनकर दीदी थोड़ी गंभीर हो गई। मुझे लगा कि ये प्रश्न पूछकर अच्छा खासा माहौल खराब कर दिया। फिर वो स्वीकारोक्ति वाली मुद्रा में बोली, अरे क्या बताएं, जब हम हारने लगते थे ना तो हमको गुस्सा आता था। हमको लगता था हमको हर हाल में जीतना है, ऐसे नहीं तो वैसे। पर जब जीत नहीं पाते थे तो गुस्से में दांत काट लेते थे। तुम्हारा हमारा झगड़ा भी तो वही था ना, साइकिल कबड्डी में तुम कह रही थी हम आउट हैं, हम कह रहे थे नहीं है। मैं हंसकर बोली, हाँ दीदी, मुझे 8 दिन तक दवाई खानी पड़ी थी। मेरी दादी इतना गुस्सा की थी मुझ पर, बोली थी काहे जाती है उस दत्तकट्टी के साथ खेलने, वो तो है ही है दत्तकट्टी, सबको दांत काटती फिरती है। दीदी हंसते हुए बोली, हाँ रे, हम जानते थे कि सब हमको दत्तकट्टी कहता है, हमारी माँ और दादी भी कहती थी। मुझे इस दत्तकट्टी के टॉपिक से थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ तो मैंने सीधे चर्चा बदल दी। अच्छा दीदी, आपका सासुर तो खूब अमीर है, पैसा वाला, घर में नौकर चाकर, खूब सुख होगा ना दीदी? ये सुनकर दीदी हल्के से मुस्कुराई। चेहरे पर न दुख दिख रहा था न सुख। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका चेहरा इतना निर्विकार क्यों दिख रहा है। फिर बोली, हाँ रे, सुख तो है ये है। और वो जो सुनी थी ना ब्याह के समय, लड़का पंचेती है, वो ठीक ये बात था। ये सुनकर मैं सक पका गई। मैंने ये नहीं पूछा था और ना ही पूछना चाहती थी। शादी के समय ही दूल्हे को देखकर सबने कहा था कि 10 वर्ष से ज्यादा का अंतर है उम्र में। सबके बीच इस बात की चर्चा थी कि पंचायती लड़का और उम्र का इतना फर्क है, इसीलिए वो रईस लोग गरीब की बेटी से ब्याह कर रहे हैं। दीदी की बात से मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने इस बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। दीदी झिड़कते हुए बोली, काहे नहीं सोचती? तुम भी हमारे माँ बाप जैसी होगी क्या कि एक बार ब्याह कर दिए तो कुछ नहीं सोचना? मैंने देखा कि दीदी की नजर उस मोबाइल देखने वाले आदमी की तरफ गई, फिर मेरी तरफ देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। फिर दीदी ही बोली, हमने कहने का मतलब था कि तू तो बचपन से समझदार है रे बिन्नू, तुझको सोचना चाहिए। वो सच्ची पंचायती लड़का था और तुमको पता है पंचायती किस बात की हुई थी उस पर? ये कहते हुए दीदी मेरी तरफ देखने लगी। मुझ में कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस उनकी तरफ देखते हुए मौन सहमति दे रही थी। वो हल्के से हंसते हुए बोली, इनका चक्कर चल रहा था एगो छोड़ी से। वो छोड़ी इनके बटेदार की बेटी थी। का मत समझती है बिन्नू, याद है अब कि नहीं? मैं कुछ कहने की हालत में ठीक से आ पाती इससे पहले ही वो बोल पड़ी, जो जमींदार सब होता है ना, वो अपने खेत के पास एक दलान जैसा बनाता है ताकि रात बिरात अगर फसल के काम के लिए रुकना पड़े तो रुक सके। तो हमने घर वाला वही कामत पर रुकते और छौड़ी से नैन लड़ाते। वो लड़की को 2 बार बच्चा गिराना पड़ा। उसका बाप कह रहा था कि अब हमारी बेटी से ब्याह करो, तभी पंचायत बैठी थी।
कहते हुए उपहास वाली हंसी हंसी। पंच भी तो अमीरों का ही होता है ना बिन्नो, लेन देन कर मामला सुलटा दिया, पर इनकी तो बदनामी हो गई। और जानती है, हमारे माई बाबू को इस सब बात पता था। उनको लगा जो भी हो, पैसा है तो हम रानी बनकर राज करेंगे। दीदी बोलती जा रही थी। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही थी और ना ही अब उनके घावों को कुरेदना चाहती थी, पर शायद दीदी मुझे ये सब बताकर खुद को हल्का महसूस कर रही थी। वो बोलती रही, हम ब्याह करके सासुर गए तो धन संपत्ति देखकर खुश हो गए। माया बाबू के घर मुश्किल से दोनों वक्त का खाना खाते थे। वहां रोज पुआ पकवान बनता था। पर जानती है बिन्नू, ये जो है ना हमरे घर वाला, कभी रात को घर आते कभी नहीं। आपको समझ में नहीं आता तो एक दिन पूछ दिए कि काहे नहीं आते हैं रात को, कहाँ रहते हैं। तो वो पहला दिन था जब इनके दाहिना हाथ का छाप हमरे गाल पर पड़ गया था। फिर हम नहीं पूछे। घर के नौकर चाकर कनफुसकी करते हमरे पीछे। हम कान लगाकर उस सब के बात पर ध्यान दिए तो समझ में आया कि वो बटेदार की छौड़ी का चक्कर छूटा नहीं है। अपने एक नौकर से छौड़ी का ब्याह करवा कर अपने कामत के पास बसा लिए हैं। बेसी टाइम रात को घर नहीं आते। कभी अगर हम गलती से पूछ देते तो मार खाते। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच सन्नाटा रहा। मैं क्या कहूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत बटोर कर पूछा, दीदी काका काकी को ये सब बताए थे? मेरा प्रश्न सुनकर उनके चेहरे पर फिर वही उपहास वाली मुस्कान आ गई। वो बोली, तुझे क्या लगता है बिन्नू, उनको पता ना था? उन्होंने तो जानबूझकर किया था। मेरी सासुर से मेरी सास खूब नेक भेजती थी मेरे माई बाबू को, दौड़ी भर भर के पकवान अनाज, कभी कभी शायद रुपयों पैसा देती थी। अब मेरा मन किचकिचा गया। अजीब वितृष्णा से मन भर उठा, पर वो पूर्ववत थी। शायद उन्होंने सही कहा था कि समय के साथ दुख की आदत हो जाती है। मेरे मन में बार बार उनके मार खाने को लेकर अजीब ख्याल आ रहे थे। मैंने पूछ दिया, दीदी वो मारते थे और आप कुछ नहीं कहते थे? वो फिर से उसी मुस्कान के साथ बोले, शुरू में बोले थे रे बिन्नू, जब हम कुछ कहते तो कहते कि नैहर भेज देंगे। माए बाबू हर बार कहते क्यों ही मेरा घर है, वो जैसे हैं उनके साथ निभा लूं, तो क्या करते, कहाँ जाते। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और हंसकर बोली, पता है तुमको ये सब काहे बताए? काहे कि हमको तो कोई स्कूल भेजे नहीं, पर तुम ना खोजी थी बच्चा से ही। तुमको सब कुछ जानने का शौक था। तुमको हमरे बारे में भी जानने का मन होगा ना बिन्नू। अब मैं उनको क्या कहती कि उनकी वास्तविक स्थिति जानने की मेरी कितनी इच्छा थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो फिर बोल पड़ी, पर मेरी चिंता नहीं करना, अब हम एकदम ठीक हैं। अब तो बच्चा सब बड़ा हो गया, खूब प्रेम करता है बच्चा सब। इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी और मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने पूछा, चाय पियेंगी दीदी? हाँ रे, लाना। लाती हूँ। ये कहते हुए मैं बाहर गई और 2 डिस्पोजेबल कप में चाय ले आई। चाय पीते हुए मन और माहौल दोनों हल्का हुआ। दीदी मुझसे बात करते हुए कनखियों से उस मोबाइल देखने वाले आदमी की तरफ भी देख लिया करती थी। मन किया कि पूछूं, पर इस गंभीर चर्चा के बाद वो पूछना जरूरी नहीं लगा। मैंने माहौल को हल्का करते हुए पूछा, दीदी दांत काटना छोड़ दिए क्या? इस सवाल पर वो खूब हंसी। फिर मैंने ही थोड़े गंभीर स्वर में पूछ लिया, तो जब वो आप पर हाथ उठाते तो दांत काहे न कहीं काट लेती थी आप उनको? अब वो थोड़ी गंभीर हुई और मैं तो थी ही। तभी वेटिंग रूम में 2 नवयुवक आए। उनमें से एक दीदी की तरफ देखते हुए बोला,
ओहो मम्मा, कितनी बार कहा है ऐसे मत बैठा करो कुर्सी पर, पैरों को लटका कर थोड़ा स्टाइल से बैठा करो। दीदी ने हंसते हुए उसके गाल पर चपत लगाई और बोली, बड़ा या स्टाइल वाला? अच्छा ये देखो, ये तुम्हारी मौसी लगेंगी, पैर छुओ इनके। दोनों नवयुवकों ने मेरे पैर छुए। दीदी सरलता से हंसते हुए बोली, ये हमारा बड़ा बेटा, ये छोटका, ये जो छोटका है ना, ये हमको हर दम में स्टाइल स्टाइल सिखाते रहता है। बड़े बेटे ने कहा, माँ हमारी ट्रेन आने वाली है, पर प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, अब चले। दीदी मेरी तरफ मुड़ी और एकदम से कसकर गले लगा लिया और बोली, आज का दिन हमेशा याद रहेगा बिन्नू, चलते हैं, अपना ख्याल रखना। जी दीदी। तब तक उसका छोटा बेटा उस मोबाइल देखने वाले आदमी के पास गया और कुछ कहा। क्या कहा ये मैंने नहीं सुना। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और चारों बाहर निकल गए। मैंने एक ठंडी सांस ली। तभी रिमझिम दीदी उल्टे पांव मेरे पास लौट कर आई और कान के पास आकर धीरे से बोली, तुम पूछी थी ना बिन्नू कि हमने दांत काहे नहीं काट लिया इनको, तो 2 साल पहले इनका सारा करतूत इनके बच्चा सबको बता दिए। बच्चा सब छुटपन से ही बाहर रहता था हॉस्टल में, वो सबको कुछ नहीं पता था और अपने बाप से बड़ा प्रेम था बच्चा सबको, और बाप का भी जान था बच्चा सब। अब जब से बताए हैं ना, दोनों भाई से बात नहीं करता है, जरूरत पड़ने पर बस हूं हाँ। इनका चेहरा और बेचैनी देखकर थोड़ा अच्छा लगता है हमको। अब हम अपने दोनों बच्चा के लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो जो मोबाइल देख रहा था ना कोना में, वो हमारा घर वाला था। बच्चा सब कह के गया था कि मोबाइल देखना है तो कान वाला तार लगा कर देखिए। बच्चा सब दिन कहेंगे तो ये कहेंगे दिन, अब बच्चा सब कहेगा रात तो ये कहेंगे रात। जो बच्चा सब कहता है ये मानते हैं। दीदी की बात सुनकर जाने क्यों मन को राहत मिली। मैंने कुछ नहीं कहा, पर शायद मेरी आंखों ने कहा, ये अच्छा किया दीदी। वो चली गई, लेकिन फिर पलटते हुए बोली, हे बिन्नू, दतकट्टी हूं ना, आदत कैसे जाएगी। ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी की लिखी हुई कहानी दतकट्टी। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। किस्सा कहानी चैनल पर किस्से कहानियां सुनना आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।